चलिए अभी हम लोग डायनेमिक पेपर जो हमारा है तो उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और सबसे डिफिकल्ट जो हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए वो इकोनॉमिक्स हो जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज वेरी डायनेमिक ऑल्सो, एवरीडे पॉलिसी चेंजेस। तो हमारा मेन पर्पस है कि हम इकोनॉमिक्स का आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करें, क्योंकि लिखना तो मेन परीक्षा ही है, रैंकिंग तो उसी पे आता है। तो मेंस के क्वेश्चन आंसर राइटिंग में आप यहाँ देखिए कि क्या क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप पीछे जो है आप थर्ड नंबर क्वेश्चन जो लिखे थे पिछले वाले में नोट्स में, उस क्वेश्चन का ही एक्सटेंशन है। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन लिखे थे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि कैसे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, रेगुलेशन की जरूरत नहीं है, फिनेंशियल इंसेंटिव की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट करवाने की जरूरत है, यही हम लोग लिखे थे। उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो जो वो लिखे हैं तो इसमें भी आपको करीब करीब वही कंसेप्ट मिलेगा, लेकिन इसमें थोड़ा डेटा ज़्यादा दिया होगा। इकोनॉमिक्स के आंसर लिखने में जो अभी आप बेसिक लेवल पर लिखना शुरू किए हैं, धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद, करीब इकोनॉमिक्स का अगर 20-25 क्लास हो जाने के बाद आप लोगों का आंसर जो है उसका क्लैरिटी के लिए ज़्यादा ज़रूरी होगा डाटा लेना, कि डाटा आप कहाँ से लाते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन है वो है कि इंडियाज ट्रांजिशन फ्रॉम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस टू वर्ल्ड बैंक बिजनेस रेडी फ्रेमवर्क। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ड अभी खत्म हो गया है, अब वर्ड का नाम हो गया वर्ल्ड बैंक बिजनेस रेडी। क्या नाम हो गया है? वर्ल्ड बैंक बिजनेस रेडी। फ्रेमवर्क रिक्वायर्स मूविंग बियॉन्ड रेगुलेटरी सिंप्लीफिकेशन। सिर्फ रेगुलेशन का सिंप्लीफिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं। पिछले बार क्या लिखे थे कि सिर्फ फिनेंशियल इंसेंटिव की जरूरत नहीं है, रेगुलेशन को सिंप्लीफिकेशन करना होगा। अब क्या पूछ रहा है कि सिर्फ रेगुलेशन का सिंप्लीफिकेशन नहीं करना है, बट ऑपरेशनल इफिशिएंसी बढ़ाना है। कैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे, कि खाली नियम बदलने से नहीं चलेगा, हमको और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाना है और डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करना है, कि हमको डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इतना कर ले कि वैल्यू एडिशन होता रहे। इस स्टेटमेंट को एग्जामिन कीजिए विथ रेफरेंस टू इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, कंप्यूटर इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या चैलेंज होगा, बजट में क्या प्रोविजन है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है। बात समझ गए? तो पिछला में आपने दिया था कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए जरूरी है कि सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, सिस्टम को रेगुलेट करने की जरूरत है, सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। अरे बोले कि सिर्फ रेगुलेशन से काम नहीं चलेगा, हमको ऑपरेशन अच्छा होना चाहिए, हमारा डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी बढ़ाने की जरूरत है। बात समझे कि नहीं? तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चंस का चेंज होता रहता है, शेप क्वेश्चन चेंज होता रहता है, और हर के सपोर्ट में आप कहाँ चलाइए, कैसे आप प्रूफ कीजिएगा। इट इज जस्ट लाइक मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में सिचुएशन क्वेश्चन चेंज हो जाएगा तो आपका डाटा चेंज हो जाएगा, तो डाटा चेंज करना पड़ता है। यही इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है, क्वेश्चन चेंज होगा, डाटा चेंज हो जाएगा। दूसरा भी क्वेश्चन है कि इम्प्रूविंग बिजनेस इन्वायरमेंट इन बिहार। बिहार का बिजनेस इन्वायरमेंट को अगर ठीक करना है तो रेगुलेटरी कंसेशन से हटाकर हमको ऑपरेशनल एफिशिएंसी करना होगा। ये क्वेश्चन अब कहाँ पे आ गया? बिहार के लिए आ गया, बीपीएससी के लिए आ गया। और यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम कंप्यूटर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ ऑटोमोबाइल की बात हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ क्या करें? एग्रो बेस्ड वैल्यू एडिशन, एग्रो बेस्ड वैल्यू एडिशन, एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो। तो जब बिहार के कॉन्टेक्स्ट में आएगा तो क्वेश्चन का फ्लो
बदल जाएगा। तो आप इस रेफरेंस में बताइए हमको कि इथेनॉल का फूड प्रोडक्शन, टेक्सटाइल, लेदर, आईटी, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर वगैरह, इसमें बिहार ने क्या कुछ किया है या नहीं किया है अभी हाल में? बात समझे? तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं, अगर आप लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो एक दिन में तो करामात होता नहीं है, आप एग्जाम में तो नहीं लिख पाइएगा। आपको इस तरह के क्वेश्चंस को यहीं से लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आराम से निकलेगा बीपीएससी। मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि बीपीएससी निकालना दरोगा निकालने से आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। मतलब डीएसपी बनना दरोगा निकालने से ज्यादा आसान है। बताओ क्यों? जबकि एक दरोगा को डीएसपी बनने में 20 साल 25 साल लग सकता है, लेकिन डीएसपी बनना आसान है, दरोगा बनना मुश्किल है। दरोगा बनने के लिए आपको पहला पीटी निकालिए, उतना ही मुश्किल जितना कि बीपीएससी का पीटी है, फिर दूसरा पीटी निकालिए, फिर दौड़िए, सब मुश्किल प्रक्रिया है। लेकिन डीएसपी बनने के लिए खाली ये क्वेश्चन का लिखने का प्रैक्टिस करना है। अब कोई ये प्रैक्टिस कराने वाले बिहार में है ही नहीं। जो बच्चा अपने से मेहनत करता है, प्रैक्टिस करना सीख जाता है, वो आगे बढ़ जाता है। जो नहीं बढ़ पाता है, नहीं कर पाता है, वो परेशानी में फंसा रहता है। तो पीटी निकालने के बाद मेंस निकालना बहुत आसान है, बशर्ते कि आप जो हम अप्रोच आपको बताते हैं डायनेमिक लिखने का, वो आप लिखते रहिए। अगर आपने लिखना बंद कर दिया, पर डे 20 पेज नहीं लिखा, तो फिर दरोगा बन के 25 साल बाद डीएसपी बनिएगा और आपका बेटा भी आएगा उम्र का, तो उसको भी सैल्यूट मारते रहिएगा। नहीं, दरोगा बेचारा बूढ़ा हो जाता है, उसका बेटा डीएसपी निकाल सकता है, इतना उम्र हो जाता है। नहीं होता है कि नहीं? तो आपको क्या करना है, लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन लिखना शुरू कर दीजिए, तो आप दरोगा स्टाफ सिलेक्शन, बीपीएससी का क्या स्थिति हो गई है? बीपीएससी की स्थिति हो गई कि सब एग्जाम बीपीएससी ले रहा है, या बिहार स्टेट सर्विस कमीशन ले रहा है, बीएसएससी ले रहा है, यही दो एग्जाम मेनली ले रहे हैं। ये दोनों एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, और बीपीएससी जो क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में देता है वही क्वेश्चन दरोगा में देता है, वही क्वेश्चन टीचर में देता है, वही क्वेश्चन एईडीओ में देता है, वही क्वेश्चन सब जगह देता है। कोई अंतर ही नहीं है क्वेश्चन में, बिल्कुल बराबर, एकदम बराबर। क्लियर है ना? तो क्वेश्चन चूंकि बराबर देता है, तो एग्जाम तो वही है, कंपटीशन तो वही है, बच्चे तो वहां भी बैठ रहे हैं। खाली अंतर बीपीएससी का मेंस परीक्षा है कि मेन परीक्षा जिसको लिखने आएगा वही ना डीएसपी बनेगा, नहीं तो रैंक नीचे हो जाएगा, बीपीआरओ बन जाएगा, करीब करीब दरोगा के बराबर का ही रैंक में आ जाएगा वो। सही है ना? तो ये चीज आपको करना होगा, लिखना पड़ेगा प्रत्येक दिन। अब इसमें कुछ की वर्ड यहां दिया हुआ है, थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं इसको ताकि आपको दिखे। ये क्या बोल रहा है? नेशनल स्तर पर, देश के स्तर पर नहीं, क्या बोल रहा है? देश के स्तर पर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है क्या, यही समझना होगा। क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम पिछली बार समझे थे कि लैंड लेना आसान हो, ट्रांसफार्मर लगाना आसान हो, लॉजिस्टिक आसान हो, रूल रेगुलेशन आसान हो, टैक्स का कंप्लायंस आसान हो, सिंगल विंडो क्लियरेंस हो जाना चाहिए, यही सब था लीज ऑफ डूइंग बिजनेस में। ये बदल गया, अब हो गया वर्ल्ड बैंक बिजनेस रेडी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है कि वही लाइसेंस राज खत्म होना, जाके अधिकारी करेंगे तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा।
पब्लिक सर्विस, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, बिजनेस एंट्री। बिजनेस में एंट्री करने के टाइम में खाली पूंजी से नहीं, बहुत सारा स्किल की जरूरत पड़ती है, ट्रेंड मैन पावर की जरूरत पड़ती है, यूटिलिटी सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि रोड अच्छे होने चाहिए, ट्रेन का रूट अच्छा होना चाहिए, लेबर का अनरेस्ट नहीं होना चाहिए, लेबर स्किल्ड होने चाहिए, फाइनेंशियल सर्विस बैंक वगैरह होने चाहिए, इंटरनेशनल ट्रेड का रास्ता खुला होना चाहिए। बहुत दिक्कत होती है, आपको पता है कि नहीं, कि मान लिया कि आप कोई सामान एक्सपोर्ट करना चाहते, क्या चाहते, लीची एक्सपोर्ट करना चाहते, लीची का पल्प बनाया, अब आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इसका फूड का टेस्टिंग कराना पड़ेगा। वो सिर्फ फसाई के सर्टिफिकेट से नहीं होगा, वो सर्टिफिकेट आपको पूरा का पूरा कराना पड़ेगा। किस स्टैंडर्ड का, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, मल्टीनेशनल कंपनी के लैब से टेस्ट कराना पड़ेगा, तो टेस्टिंग सर्टिफिकेट लाइए। उसके बाद क्या करना होगा, किस चीज में पैक आप कीजिएगा, उस पैकेजिंग इंडस्ट्री है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग इंडस्ट्री, वो पैकेजिंग इंडस्ट्री का आदमी आएगा, वो पैकेजिंग का पूरा वेरीफाई करेगा कि पैकेजिंग सही हुआ है कि नहीं। उसके बाद तीसरा क्या, हाइजीन का एक चेक कराना पड़ेगा कि आदमी जो इसको पैकिंग कर रहा है वो पूरा हाइजीन मेंटेन कर रहा है कि नहीं। पैकेजिंग होने के बाद एक कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वो कंटेनर में कैसे जाएगा वो आपको चेक कराना पड़ेगा। कितने अधिकारी से जुड़ना पड़ेगा बताइए, तो इतने ऑफिस में जाने पड़ेंगे। तो ये जो आपका इंटरनेशनल ट्रेड करना इतना आसान नहीं है। जैसे कि संजोग से मेरे एक परिचित थे, वो जर्मनी गई, मेरी सिस्टर, परिचित का मेरी सिस्टर ही है, जर्मनी में रहती है, माई ओन सिस्टर, मेरे से जस्ट बड़ी है, तो जर्मनी में रहती है। उसके हस्बैंड, वो और उसके 3 बच्चे सब जर्मनी में सेटल हो गए। तो ये लोग जो है यहाँ से रामदाना का लाई लेके गए, और जर्मनी में लोग रामदाना के लाई के लिए पागल हो गए। यहाँ मिलता है रामदाना का लाई कि नहीं, ये कैसे बनता है, हाउ डू यू मेक इट, मतलब अपने भाषा में जर्मन में कैसे होता है, ये मंगवाओ। और यहाँ से रामदाना का एक्सपोर्ट करने का कोई रास्ता ही नहीं है, पता है आपको। आप अपने खाने के साथ कुछ ले जाओगे, वो भी लिमिटेड तो ले जाओ, नहीं तो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। जबकि हाजीपुर में रामदाना का लाई देखते हो ना कैसे बेचते रहता है। सिमिलर चीज के साथ पिछली बार हुआ, एक चौरट्ठा का मिठाई होता है, चौरट्ठा नहीं, चावल के आटा का मिठाई होता है, अनारदाना या कुछ का, तो इसके ऊपर में तिल चिपका देते हैं, उसकी वहां डिमांड बहुत ज्यादा है। तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल बिहार का है, लेकिन दिक्कत क्या है, पैकेजिंग इंडस्ट्री, टेस्टिंग इंडस्ट्री, कंटेनर कॉर्पोरेशन, कैसे जाएगा, ये प्रॉब्लम तो है ही ना भाई। तो ये आपको देखना, टैक्सेशन, डिस्प्यूट हो गया तो रिजोल्यूशन कैसे होगा, मार्केट कंपटीशन, इंसॉल्वेंसी, अगर मान लिया कोई कंपनी जो है सो बोला कि हम पैसा दे ही नहीं सकते बैंक का, तो इस कंडीशन में क्या होगा, बिजनेस रिफॉर्म का एक्शन प्लान, बैंक्रप्सी कोड 2016 कि कोई दिवालिया हो जाता है कंपनी, तो इसके लिए सरकार ने जो नियम बनाया 2016 में, वो क्या है, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, एक ही विंडो हो, उसी विंडो से सब काम हो जाए, फेसलेस टैक्सेशन, अब टैक्स वाले आके छापा ना मारते रहे, भाई आपको जो है अपना भेज दो। डिजिटल पेमेंट, जन विश्वास एक्ट 2023 अभी जो चालू हुआ, पीएम गति शक्ति, ये सब कीवर्ड है जो आंसर में आने चाहिए। और आपका और भी आगे है, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट, चूंकि क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक में कैसे करेंगे। फिर आपका सेमीकंडक्टर मिशन, फिर आपका कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2, सेमीकंडक्टर लिथियम पे डिपेंडेंस, फिर आपको क्या दिया है, ऑटोमोबाइल सेक्टर, एमएसएमई का रोल उसमें, फिर इसमें बैटरी का प्रॉब्लम आएगा। ये सब चीज यहाँ पर जुड़ेंगे आंसर में। सिमिलर वे में बिहार के कॉन्टेक्स्ट में अगर इथेनॉल है, तो वहां आपको न्यू
वर्ड सब हैं जो आंसर में आएंगे। बिहार का इकोनॉमी, ये कीवर्ड इसलिए दिया जाता है कि जब आप आंसर लिखें तो देखें कि क्या हम सभी पॉइंट को टच किए हैं कि नहीं। और कितने पॉइंट में आप डाटा दे दीजिएगा उतना ज़्यादा आपका नंबर बढ़ता जाएगा, कि डाटा जो है चीज़ों को वेरीफाई करने लगता है। तो हम क्या कर रहे हैं आपके साथ, आपको हम आंसर लिखना सिखा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आंसर लिखना सिखा रहे हैं। ये सीखना अभी ही पड़ेगा। पीटी के बाद, लिखने के बाद या तो नहीं होगा, या तो होगा तो नीचे मार्केटिंग ऑफिसर, बीपीआरओ, कहीं कुछ मिल जाए तो मिल जाए। समझ गए ना। तो ये अभी से लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा 400 वर्ड में, तो बड़ा आसान है। क्योंकि बिहार में ये कोई सिखाता ही नहीं है, इस पर कोई बात ही नहीं करता है, इसको लेके मार्केट में कोई है ही नहीं। सबके कहानी वही बनी हुई है कि पीटी 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 पीटी, सबका पीटी 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 वही चलता रहता है। अब पीटी भी ढंग से नहीं करना, खाली टेस्ट पेपर टेस्ट पेपर, क्योंकि बड़ा आसान है टेस्ट पेपर ना। यहाँ का कॉपी करो, वहाँ का कॉपी करो, यहाँ से करो, वहाँ से करो, क्वेश्चन तो बनाना नहीं है, अपना दे दो, बच्चे अपना करते रहेंगे। ये तो आसान है। एक क्वेश्चन पूछ दो सतवाहन से, दूसरा क्वेश्चन पूछ दो 1942 से, तीसरा क्वेश्चन औरंगजेब से, चौथा क्वेश्चन चिरांद से, हड़प्पा से। तो आसान है, 20 क्वेश्चन निकाल दो, 10 क्वेश्चन जीएस का हिस्ट्री का रहेगा, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो है आपको क्वेश्चन तो आराम से मिल जाते हैं, यहाँ से या वहाँ से मिल जाएंगे। और रहा क्या थी, तो बिहार में सबसे ज़्यादा मार्केट किसका है, रीजनिंग और मैथ का। और रीजनिंग कितने दिन का काम है भाई, बहुत रीजनिंग का काम है। तो एक महीना में रीजनिंग के लेक्चर में आप क्या पढ़ाओगे, कोई पढ़ाने का पॉइंट ही नहीं है। 30 दिन के बाद रीजनिंग का लेक्चर के पास कोई टॉपिक ही नहीं रहता करने का। और मैथ कितना पढ़ा लोगे, 1.5 महीना। तो 2.5 महीना के बाद आपके न रीजनिंग वाले के पास कोई चीज रहता है पढ़ाने को, और न मैथ वाले के पास कुछ रहता पढ़ाने को। मार्केट चल रहा है बहुत बढ़िया। और जीके में क्या करना, टेस्ट पेपर टेस्ट पेपर टेस्ट पेपर, और नहीं तो 1.5 घंटा का लेक्चर लेंगे लेकिन काम का चीज चारे को रहेगा। ज्यादा से ज्यादा 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, उससे फैक्ट देंगे ही नहीं जहां से क्वेश्चन बनेगा। तो दिक्कत तो यहाँ है, यहाँ पर बेसिक प्रॉब्लम्स हमारे लोगों ने बर्बाद करके रखा है। हमें करना क्या है, यही करना होगा। हर दिन आपको 400 वर्ड का ये क्वेश्चन 400 वर्ड का लिखने में आपको बहुत मेहनत अंदर तक घुसना पड़ेगा। नहीं घुसना पड़ेगा कि नहीं। जब आप घुस जाइएगा तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, यूपीएससी में आएगा, बीपीएससी में आएगा, हर ऑफिसर ग्रेड में आएगा। जिसने लिखना सीख गया ऑफिसर बन जाएगा। करेक्ट। तो यहाँ पर बिहार की इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में हमको बिहार इकोनॉमी समझना है, बिहार का बिजनेस इन्वायरमेंट, बिहार का ऑपरेशनल एफिशिएंसी, एग्रो बेस्ड वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं। एग्रो बेस्ड वैल्यू एडिशन समझ ही रहे हैं, जैसे रामदाना है, इससे हम कैसे उसका वैल्यू बेस्ड एडिशन कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल रिसोर्स, लेबर फोर्स, कंज्यूमर मार्केट, लो इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, बी रेडी फ्रेमवर्क, वो सब तो यहाँ तक आएगा ही। अब हमारा आएगा बिहार के कुछ पॉलिसी, जैसे बियाडा का लैंड बैंक स्कीम है। क्या स्कीम है, बियाडा का लैंड बैंक स्कीम है। क्या किया बियाडा ने, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एजेंसी है बिहार का, उसने क्या किया कि कुछ लैंड को एक्वायर कर लिया है। अब आपको लैंड लेने किससे मिलेगा, बियाडा से मिलेगा। जैसे हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया, आपको किसी आदमी से कांटेक्ट नहीं करना है। इंडस्ट्रियल एरिया में चारों बगल जाइएगा, रोड बना हुआ है, सबके पीछे में, सबके अगल बगल, चौराहे चौराहे सब पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। अब बियाडा वाले उसको जो है आप अप्लाई कीजिए, ऑक्शन में आइए, ऑक्शन में रेट कोट कीजिए, आपको लैंड 99 ईयर के लीज में मिल जाएगा। जिस इंडस्ट्री का आप डीपीआर दीजिएगा उस इंडस्ट्री के नाम पे।
तो आपका लिटिगेशन नहीं रह गया ना। अब किसी आदमी का, कोई आदमी कोर्ट में तो नहीं जाएगा, वो तो स्टेट गवर्नमेंट से आपने ऑप्शन में लिया है 99 ईयर लीज में। ये तो बिहार की अच्छी योजना है। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान अभी कर रहे हैं, कुछ हब बनाने की बात कर रहे हैं, कुछ चाह रहे हैं कि गंगा में, अब इलाहाबाद से मान लिया कि गाड़ियां आ रही हैं रोड से, तो रोड से गाड़ी आएगा तो गाड़ी में तो माइलेज भी बढ़ेगा ना, या ट्रक से मंगाएंगे। नई गाड़ी आपको फॉर्च्यूनर खरीदना है, इंडिवर खरीदना है, मतलब कि टाटा सफारी खरीदना है, या आपको इनोवा क्रिस्टा खरीदना है, या आपको महिंद्रा का टॉप मॉडल खरीदना है, स्कॉर्पियो एन वगैरह खरीदना है, तो क्या होगा, बाहर से, यहाँ तो बनता नहीं है। तो मान लिया फरीदाबाद से निकला तो किस चीज से आता है, ट्रक से। ट्रक से ज्यादा अच्छा नहीं होगा कि आप जो है सो यमुना में निकाल दो, आगरा के पास बगल में है, और यमुना से जो कंटेनर होते हुए वो हाजीपुर पटना के पास पहुंच जाए। अच्छा रहेगा, एक कंटेनर में तो बहुत सारी गाड़ियां आ जाएंगी, सस्ता भी पड़ेगा, उतना महंगा भी नहीं पड़ेगा, गाड़ी में जर्क भी नहीं होगा, रोड का डैमेज भी नहीं होगा। क्या अच्छा होगा कि नहीं होगा? तो हमको एक फ्रेमवर्क बनाने की बात हो रही है ना, कि बिजनेस बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पैकेजिंग पैकेज 2025, कैपिटल सब्सिडी, इंटरेस्ट सबवेंशन, कि इंटरेस्ट अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो इसको जो है इंटरेस्ट को लंबा टाइम में किया जाए। तो ये सभी जो पॉइंट है, एक्सपोर्ट इंसेंटिव, इथेनॉल की बात करेंगे तो इथेनॉल का बायो प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2023 आया है। मेज का इथेनॉल के बारे में बात हो रही है, शुगर केन का मोलासिस की बात हो रही है, कन्नी जो होता है टूटा फूटा ग्रेन, डैमेज फूड ग्रेन, उसे इथेनॉल के लिए दे रहे हैं। 20% ब्लेंडिंग तो हो ही रहा है। एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, तो ये भी कीवर्ड यहाँ दिया हुआ है। कीवर्ड में एपीओ है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कि फार्मर जो है 50 फार्मर मिलके पूरे गांव में बोलेगा कि हम लोग सरसों का तेल का बढ़िया उत्पादन करेंगे। अभी क्या हो रहा है सरसों का तेल का, अभी आपका सरसों का तेल कैसे किलो है? 160 रुपये किलो, ठीक। मार्केट में सरसों कितने कैसे किलो है? सरसों दाना 90 रुपये किलो। कितना में 1 किलो तेल निकलेगा? 2.5 किलो में। तो 90 दूना 180 प्लस 45 कितना हो जाएगा? 225। उसके बाद पेराएंगे उसको, पेराने के बाद चलिए खल्ली मिला, खल्ली का माइनस कर दो 20 रुपया, तो फिर भी 200 रुपया तो पड़ेगा ही। उसके बाद पैकेजिंग करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, रिटेलर के पास पहुंचाएंगे। रिटेलर कितना में बेचेगा? 200 रुपया का मान लिया हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट 225 रुपया हुआ, तो रिटेलर कितना में बेचेगा? 250 से कम में बेचेगा नहीं। तो आपको जो मार्केट में मिल रहा है 160 रुपये का सरसों तेल, वो क्या है? वो मलेशिया से आया हुआ पामेटिक ऑयल है, पाम ऑयल है, उसमें सरसों का एसेंस है। तो हम पाम ऑयल खा रहे हैं, हम शुद्ध सरसों का तेल खा ही नहीं रहे हैं। क्लियर है ना? इस बात का अवेयरनेस करके मार्केट तो बिहार के किसान बना सकते हैं। पूरा गांव बोलेगा कि हम सरसों उगाएंगे और शुद्ध सरसों का तेल हम पूरे हिंदुस्तान को खिलाएंगे। दिस इज पॉसिबल इन बिहार। तो फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन सब लोग मिलके कोऑपरेटिव की तरफ सिस्टम बना ले और सरसों उगा के अगर करे और लोगों में अवेयरनेस दे कि आप जो खा रहे हो सही सरसों नहीं है, फायदा होगा कि नहीं होगा? तो ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, आईटी पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में भी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ भी बहुत सारे हम लोग काम कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में भी देख रहे हैं। तो ये एपीओ वगैरह आप देख ही रहे हैं। तो इस सब कीवर्ड से हमको आंसर बनाना है। क्लियर है ना?
तो कीवर्ड थोड़ा समझ में तो आ गया कि क्या होता है, क्यों, क्या इस्तेमाल है कीवर्ड का, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? ठीक है, ये दिक्कत तो है, क्योंकि जब लिखने जाइएगा तो सब आपको बहुत परेशान करेगा कि अरे लेकिन लिखते लिखते एग्जाम खराब करने से ज्यादा अच्छा है कि अभी मेहनत कर लिया जाए। क्या एग्जाम हॉल में करामात नहीं होता है, जो लिखा हुआ क्वेश्चन ही वहां लिखाएगा तो नंबर आएगा, लिखा हुआ ही क्वेश्चन चाहिए। अगर लिखा हुआ क्वेश्चन वहां नहीं आया तो आपका रैंक नीचे जाएगा, याद रख लीजिए। आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन आपको धोखा देगा, बिल्कुल वो कर्ण का याद रखना कि लिखने बैठोगे याद ही नहीं आएगा, फिर ऐसे करके ऊपर देखोगे, फिर कहीं कुछ याद आया तो 2 लाइन लिखोगे, फिर ऐसे देखोगे तो कर्ण मिलेगा, वही बीपीआरओ मिलेगा, मार्केटिंग ऑफिसर मिलेगा पोस्ट। वहां तो आपका लिखा हुआ रहना चाहिए, तब जाके आपका एग्जाम निकलता है। तो हम आपको क्या कर रहे हैं, ये हिंदी में भी लिख दिया, लेकिन हिंदी वालों का तो भविष्य देख ही रहे हो कि क्या स्थिति हो गई है। बिहार जैसे राज्य में हिंदी वाले तो बीपीएससी नहीं निकाल पा रहे हैं, जबकि हिंदी वाले यूपीएससी नहीं जाते थे हमारे समय में, मतलब बीपीएससी देंगे वहां निकलेगा, क्योंकि वहां सब हिंदी वाले हैं। अब बिहार में इंग्लिश मीडियम वाले हो गए, अब जगह ही नहीं दे रहे हैं, हिंदी वाले बेचारे फेंकाए चल रहे हैं। सही बात है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा कोशिश कीजिए। अब हम लोग इसका मॉडल आंसर लिख रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि इंडियाज ट्रांजिशन, भारत का जो ट्रांजिशन है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से वर्ल्ड बैंक बिजनेस रेडी फ्रेमवर्क जो हुआ है, इसमें हमको सिर्फ सिस्टम को सुधारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रेगुलेटरी सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है, हमको काम करने का इफिशिएंसी बढ़ाने की जरूरत है, हमारे जो देशी चीजें हैं उसका वैल्यू एडिशन करने की जरूरत है। सही बात है। इस स्टेटमेंट को आप इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, कंप्यूटर के कॉन्टेक्स्ट में, ऑटोमोबाइल सेक्टर कॉन्टेक्स्ट में आप डिस्कस कीजिए और देखिए बजट में क्या प्रोविजन दिया गया है। मतलब एग्जामिनर चाह रहा है, यूपीएससी चाह रहा है कि एग्जाम जो हमारा स्टूडेंट है वो बजट में भी देखा हो इस चीज को, उसको गवर्नमेंट की पॉलिसी भी पता हो, और कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये भी इसको आइडिया हो, कितना डेवलपमेंट हुआ वो भी इसको आइडिया हो। ये चाह रहा है ना, ये चाह ही रहा है तो हमको देखना पड़ेगा। तो ये मॉडल आंसर है। पहला इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, कभी भी किसी भी आंसर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इतना धांसू होना चाहिए कि आगे एग्जामिनर जो है बोले कि आगे तो अच्छा लिखा ही होगा। अभी हम बहुत धांसू इंट्रोडक्शन आपको नहीं लिख रहे हैं, अभी हम इंट्रोडक्टरी इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे लिखते लिखते आप एक्सपर्ट हो जाइएगा कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना, वो हम आपको वो भी अपने आप हो जाएगा, क्योंकि एक ही बार में सब कुछ तो सिखाया नहीं जा सकता, आपको धीरे धीरे इजी वे से टफ वे में सिखाया जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या है कि रेगुलेटरी इन्वायरमेंट जिसमें कोई कंपनी जाके काम करना शुरू करता है, जो बहुत सारे रेगुलेशंस है, बहुत सारे नियम कानून है, जिसमें कुछ को ऑपरेट करना है या बड़ा होना है, तो इसमें वो चाहता क्या है, मिनिमम कॉस्ट लगे, डिले नहीं हो, अनसर्टेनिटी नहीं हो, काम हो जाए। इंडिया का रैंक जो है वर्ल्ड बैंक का जो रिपोर्ट है, पहले जिसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते थे, उसमें जो है शुरू में तो 130वां रैंक था, लेकिन बढ़ते बढ़ते ये 63rd हो गया 2020 में। तो 2016 में कितना था, 130वां था, बहुत नीचे थे। अब हम कहाँ चले गए हैं, 63। बहुत अच्छा नहीं है, हम लोग 63rd नेशन है देश में, वर्ल्ड में। हालांकि ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अभी डिसकंटिन्यू हो गया, अभी इसको कर दिए हैं बिजनेस रेडी फ्रेमवर्क। ठीक, बिजनेस रेडी फ्रेमवर्क इवेल्युएट्स द बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट को ये करता है। इसके 10 एरियाज हैं।
आपको मैं एक चीज बता रहा हूं कि ज्यादातर जो इंस्टीट्यूट है वो क्या करता है, पॉइंट वाइज 1 2 3 4 करके चार्ट उट बनाने की बात करता है। बुरा नहीं है, ठीक है, लेकिन एग्जाम के टाइम में इतना टाइम मिल नहीं पाता है, क्वेश्चन छूट जाता है। अब मान लिया कि आपका एक क्वेश्चन का नंबर कितना है बीपीएससी में, 38 नंबर, और 38 नंबर का क्वेश्चन, मान लिया कि एक क्वेश्चन आप ऐसे लिखने के क्रम में आपको, मान लिया कि आपको कितने मिनट का एग्जाम है, 3 घंटे का, तो 3 घंटा में अगर मान लिया कि आपको 10 क्वेश्चन लिखना है, एक बात हम कह रहे हैं, 3 घंटा मतलब 180 मिनट, 180 मिनट डिवाइडेड बाई 10, तो कितना हो गया, 18। ठीक, एक क्वेश्चन में कितना टाइम मिल रहा है, 18 मिनट। पढ़िएगा, 1 मिनट तो जाएगा, ड्राफ्टिंग कीजिएगा, 1 मिनट जाएगा, तो 2 मिनट तो गया, तो मिला कितना, 16 मिनट। अब मान लिया कि आप क्वेश्चन अच्छा लिखने के चक्कर में आप उसको 26 मिनट में क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक, तो 26 गुने आपको लिखना कितना है, 10, 26 गुने 6 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 156। अब कितना टाइम बचा, 24 मिनट। 24 मिनट में क्या क्वेश्चन अब लिखना है आपको, 4। अब आप क्या कीजिएगा, लिखने का तो कोशिश कीजिएगा ही। तो पहला क्वेश्चन का हैंड राइटिंग तो इतना अच्छा है, अब बात के क्वेश्चन में लगेगा कि कीड़ा जो है वो चल गया पेड़ के, नहीं, पेज के ऊपर में कीड़ा चल गया है, हैंड राइटिंग से नहीं पढ़ा जा रहा है, तो नंबर आएगा, नहीं आएगा। क्लियर है ना, बात समझे कि नहीं, ये होता है, तो इसका प्रैक्टिस कहाँ करना होगा, यही करना होगा, यही जगह है कि आपको जो है घड़ी देख के उतना मिनट में 400 वर्ड लिख डालना है। मतलब कि 10 क्वेश्चन है, 10 नहीं रहेगा, मतलब कि आपको कम ही रहेगा, तो हो सकता है कुछ को हमको 300 वर्ड में हटाना पड़े, क्योंकि एक नॉर्मल आदमी जो अच्छा स्पीड से लिखता है 1 घंटा में 1000 ही वर्ड लिख पाता है कि नहीं। आपको क्या बताए, 180 मिनट में आपके पास टाइम कितना है, 160 मिनट लिखने का है। हम 4 मिनट फिर भी बताएं, लेकिन 4 मिनट रहता नहीं है, आपका 156 खत्म हो गया, अब बचा 4 मिनट और 4 क्वेश्चन। सही बात यही है, समझ गए ना, क्योंकि आपको 180 में कितना आपको क्वेश्चन पढ़ने और सोचने में लगता है, 2-2 मिनट, तो 10 दूना 20 तो वहीं चला गया, और आपने एक लगाया 26 मिनट, तो आप तो फंस गए ना। क्लियर है ना, ये स्ट्रेटजी पर कोई बात ही नहीं करता है, दिक्कत यहीं पर है। आदमी जो है, चूंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले ज्यादातर फेल ही किए हैं, वो खुद ही फेल किए हैं, नॉलेज डेफिसिट हो भी जाए, स्ट्रेटजी डेफिसिट तो उनका है, उनका स्ट्रेटजी क्लियर नहीं है, क्योंकि जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक कैसे होगा। मान लिया कि हम किचन में न घुसेंगे और हम बहुत बढ़िया कुक बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। क्या, कुक बनने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, किचन में घुस के लोगों को खिलाना पड़ेगा, तब हम अच्छा कुक बनेंगे। आप किचन में घुस ही नहीं पाए, खाना बना के निकाल ही नहीं पाए, जॉब कर ही नहीं पाए, तो आप कैसे बच्चों को गाइड कर लोगे कि बाबू तुम कैसे रैंक सुधारोगे। बात समझ रहे हो ना, यहाँ तो रैंक के पीछे एक एक दिमाग जाता है कि कैसे रैंक आएगा। तो आपको बात समझ में आए, तो ये आपको क्वेश्चन जो है, अभी आप लिखना सीखिए, लेकिन बाद में क्या सीखना होगा, टाइम मैनेजमेंट। पहला क्वेश्चन से लेके लास्ट क्वेश्चन तक का टाइम मैनेजमेंट तो एकदम झट से करना पड़ता है, नहीं कीजिएगा फंस जाइएगा। अरे एक क्वेश्चन छूट गया तो कितना नंबर का क्वेश्चन छूटा, अच्छा खासा क्वेश्चन छूट गया, 38 मार्क्स का, 40 मार्क्स का क्वेश्चन छूट गया, कहां से निकलोगे भाई।
कोई उपाय ही नहीं रहेगा। तो ये आपका दे रहा है बिजनेस रेडी इवेलुएट्स द बिजनेस एनवायरनमेंट अक्रॉस 10 एरियाज। हम चाहे तो इसको खूब बढ़िया चार्ट बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम में उतना चार्ट बनाने का टाइम नहीं रह सकता है। इसमें पहला है बिजनेस एंट्री, कौन सा बिजनेस में जा रहे हो, लोकेशन, कौन सा लोकेशन है, यूटिलिटी सर्विसेज का, लेबर, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंटरनेशनल ट्रेड, टैक्सेशन, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, मार्केट कंपटीशन एंड इंसॉल्वेंसी। ये 10 एरिया है। किसने बताया 10 एरिया हम लोगों को? वर्ल्ड बैंक ने। किसने बताया? वर्ल्ड बैंक ने। आप चाहो तो लिख सकते हो नीचे 1 2 3 4 करके। इसमें 3 पिलर पर बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक किसके बारे में बात करता है? 3 पिलर, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, पब्लिक सर्विसेज, ऑपरेशनल एफिशिएंसी। पहले जो ईज ऑफ डूइंग का इंडेक्स था, इट मेजर्स ओनली लॉज ऑन पेपर बट ऑल्सो देयर इम्प्लीमेंटेशन एंड इम्पैक्ट ऑन फर्म्स, वर्कर, कंज्यूमर्स एंड इन द एनवायरनमेंट। इंडिया असेसमेंट अभी जो है चल रहा है, और अभी हमारा सितंबर 2026 अभी जो है इसमें एक्सपेक्ट कर रहा है कि वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आएगा। बाद में जब लिखेंगे तो रिपोर्ट आ चुका रहेगा। Meanwhile, the business reform action plan is promoting competitive reform among states। अभी हम क्या कर रही है कि हम लोग के डिफरेंट स्टेट्स में कैसे काम हो रहा है। स्वाभाविक है गुजरात बहुत आगे रहेगा, महाराष्ट्र बहुत आगे रहेगा, क्योंकि उनका जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एरिया है वो पूरे में रोड बड़े अच्छे जा रहे हैं, लॉजिस्टिक बड़े अच्छे हैं, हर जगह से समुद्र में जाने का रास्ता घुसा हुआ है। तो ये तो है ही। इंडिया ने कुछ कुछ किया है, जैसे कि जीएसटी क्रिएटेड यूनिफाइड मार्केट, पूरे हिंदुस्तान में जीएसटी का तो एक ही मार्केट बन गया, ये बहुत अच्छी बात है। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड ले आया, इसमें बोला कि भाई कोई भी इंसॉल्वेंसी होगा तो टाइम बाउंड काम होना चाहिए। नेशन सिंगल विंडो सिस्टम ले आया कि बिजनेस अप्रूवल के लिए, फेसलेस टैक्सेशन ले आया, ऑनलाइन कंपनी का रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो, डिजिटल पेमेंट शुरू कर दिया, जन विश्वास एक्ट आया 2023 का, जिसमें कि डिक्रिमिनलाइज हो गया क्या चीज, कि पहले टैक्स वाले डराते थे कि भाई जल्दी से नहीं तो छापा मार देंगे, अब छापा नहीं मार सकता है, अब आपको बहुत परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है, पूरा एविडेंस पहले कलेक्ट होता तब छापा मार सकते हो। तो मतलब कि हम विश्वास करते हैं इंटरप्रेन्योर पर, इन्वेस्टर पे, जिसका कंपनी है, कि ये चोर नहीं है, ये काम करता है। जन विश्वास एक्ट ये हमारा आ गया है। पीएम गति शक्ति, इसमें क्या है कि एक बुकिंग करेंगे तो उसी बुकिंग से हमारा स्टीमर में भी जाएगा, उसी बुकिंग से हमारा ट्रेन में भी, कंटेनर में भी जाएगा, उसी बुकिंग से हमको बाय रोड सामान पहुंच जाएगा। क्लियर है ना? कि हमको क्या करना है, एक ही, मान लिया हमको दिल्ली सामान भेजना है, हम एक जगह बुकिंग करेंगे, उसका काम है 25 रास्ता से दिल्ली को टाइम बाउंड पहुंचा देना। हर जगह अलग अलग बुकिंग करने की जरूरत नहीं है। कुछ डाटा लेके आते हैं। दिस रिफॉर्म्स हैव सपोर्टेड एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, इससे क्या हुआ, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन बढ़ गया, 1.9 लाख करोड़ था, अब कितना हो गया, 11.3 लाख करोड़, करीब करीब कितना बढ़ गया, 6 गुना, 1.9 और 11.3। एक्सपोर्ट 8 फोल्ड बढ़ गया, 38,000 करोड़ था, अब कितना हो गया, 3.3 लाख करोड़। नेवरदलेस डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन रिमेन्स ओनली 18 to 20%। लेकिन ये इतना बढ़ने में डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन नहीं कर पा रहे हैं, हम यहाँ की इंडस्ट्री को हम काम नहीं करवा पा रहे हैं, वो खाली डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन बहुत कम हो रहा है। हम इंपोर्टेड सेमीकंडक्टर इस पर डिपेंड करते हैं, प्रिसीजन कंपोनेंट पर, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट पर हम बाहर पर डिपेंड कर रहे हैं। कुछ और डाटा लेके आ सकते हो। बजट 2026-27 क्या पूछा है, बजटरी प्रोविजन में भी बताओ, तो हम बजट को भी जोड़ रहे हैं। कि बोला है रेजिंग द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम आउटले, कि हमारे बजट में 22,000 करोड़ से बढ़ा के हम 40,000 करोड़ रुपया डाले हैं ताकि इलेक्ट्रॉनिक का सामान हम बना सके। बजट देखना पड़ता है हम लोग को, मतलब
पढ़ना पड़ता है, ठीक है। इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन हम चालू किया 2 गुजरात में, और उसमें हम 8,000 करोड़ रुपया डाल दिए। ऑटोमोबाइल्स में हम 6,000 करोड़ रुपया डाल दिए। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव में हम 15,000 करोड़ का डाल दिए हैं, ताकि बैटरी वाली गाड़ियां रोड पे आ जाए। तो बजट में इतना चीज की है, हमने लिख दिया। दिक्कत कहाँ है भाई? अभी भी जो है बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं उसका इन्फोर्समेंट नहीं हो पा रहा है। लैंड एक्विजिशन बहुत जगह दिक्कत ही कर रहा है, बहुत ज्यादा इंस्पेक्शन अभी भी हो रहा है, कुछ सामान भी हमको नहीं मिल पा रहा है। इंपोर्टेड बैटरीज हमको लाना भी पड़ेगा, देश में बैटरी का स्थिति ठीक नहीं है। इसीलिए लास्ट में कंक्लूड वही करेंगे जो क्वेश्चन है। क्लियर है ना? तो क्वेश्चन का फ्लो तो आप समझ गए, और जितने कीवर्ड ऊपर लिखे थे सब यहां डाला हुआ है। तो ये हमारा ऑलमोस्ट 50 to 60% के लायक हमारा आंसर है। हम इसको और बढ़ा सकते हैं। जैसे पिछला आंसर जो हम बनाए थे उतना ज्यादा डाटा नहीं था, इसमें थोड़ा डाटा हम लेके आए हैं। फिर आपको हम आगे और क्वेश्चन देंगे इसी तरीके का, उसमें थोड़ा और दिखाएंगे आपको। इससे आपको क्या होगा, इकोनॉमिक्स पढ़ने का तरीका समझ में आएगा कि हम इंडियन इकोनॉमी को कैसे पढ़ेंगे। अब बहुत आसान दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा अब आपके लिए। बिहार में भी वही क्वेश्चन करो, तो बिहार में भी पूछ रहे हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कैसे चलाएंगे, इथेनॉल कैसे चालू करेंगे, टेक्सटाइल कैसे चालू करेंगे। तो यहाँ भी वही बात हो करेंगे, हमको उसी तरीके से लिखना है कि भाई हमारा जीएसटीपी कितना है। हम जो है बिहार पजेज एबंडेंट एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, बिहार में खेती का तो बहुत रास्ता है ना। लार्ज लेबर फोर्स, रैपिडली एक्सपेंडिंग कंज्यूमर मार्केट, कंज्यूमर तो यहाँ बहुत है। बिहार का सबसे अच्छी बात है कि कंज्यूमर बहुत है। इसका जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो 9.92 लाख करोड़ इन 2024-25 है, तो अच्छा है। करीब करीब 10 लाख करोड़ हमारे पास है बिहार में जीएसटीपी, और ये जो है करीब 13% ग्रोथ रेट से भाग रहा है। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन कम है, इनएडेक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, लिमिटेड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो बिहार अप्रोच ब्रॉडली रिफ्लेक्ट वर्ल्ड बैंक बी रेडी फ्रेमवर्क विच इवेलुएट्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पब्लिक सर्विसेज ऑपरेशनल एफिशिएंसी। फिर 10 का हमने नाम लिख दिया। हमने क्या बोला कि नहीं, कुछ काम भी हम किए हैं कि बिहार इंडस्ट्रियल एजेंसी डेवलपमेंट जो है एजेंसी, लैंड बैंक जो लैंड दे रहा है, कुछ पैकेज दे रहा है, कुछ हम लोग करने जा रहे हैं कि 31 दिसंबर तक हम लोग कुछ इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन देने जा रहे हैं, पैसा देने जा रहे हैं बहुत सारे चीजों में। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में आपका इथेनॉल प्रोडक्शन का हम लोग काफी तेजी से बढ़ा रहे हैं। सरकार ने 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का स्कीम लिया है। एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट में हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, मेज में, मखाना में, शहद में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, सीड्स बनाने में, मेडिसिनल प्लांट में, चाय भी हमारा किशनगंज में चालू हो गया है। कोल्ड चेन हम शुरू कर दिए हैं, मुजफ्फरपुर से लेके पटना के बीच में बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज चालू हो गए। टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी में हम काम कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। कुसुम योजना ले आए हैं कि भाई हमारा डीजल से न चला के हम सोलर से पंप चलाएंगे। तो बिहार में ये सब है। तो बिहार को अभी क्या करना होगा भाई, रोड मैप क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल हमको शुरू करना पड़ेगा। हर जिला में एक सिंगल विंडो, प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स, ताकि हर जिला में शुरू हो जाए। हर जिला को एक दूसरे से कंपटीशन करवाना पड़ेगा। तो ये आपका आंसर होगा। तो आपको करना क्या है, ये क्वेश्चंस को पढ़ना है, पढ़ने के बाद आप इसको समझना है, समझने के बाद इसका कीवर्ड को समझना है, कीवर्ड को समझने के बाद इसका मॉडल आंसर देखना है, फिर मॉडल आंसर को लिखने का प्रयास करना है, फिर लिखने का प्रयास करने के बाद फिर लिखना है, अब फिर उसके बाद तीसरी बार लिखना है, ताकि धीरे धीरे हम आंसर लिखना सीख जाए। ऐसा तो है नहीं खाली पीटी निकालना है, खाली पीटी निकालने से तो काम भी नहीं चलना है। तो आपको तो मेंस का तो लिखना ही पड़ेगा, और होता तो मुख्य परीक्षा है। जो भी है तैयारी किसकी होनी है, मुख्य परीक्षा की।
तो मुख्य परीक्षा के हिसाब से आपको तैयार करके आंसर लिखना है। और सबसे डिफिकल्ट तो भाई यही है, जो इसको इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसी के कारण रैंक नहीं आता लोगों को। तो ये वाला जीएस पेपर 2 होता है, इसको ठीक कर लीजिएगा तो आपका रैंक हमेशा सुधर जाएगा। क्योंकि बिहार में सही में कंपटीशन नहीं है, आज भी चाहे जो हो, बीपीएससी में कंपटीशन नहीं है, लिखने वाले बच्चे हैं ही नहीं। अच्छा नहीं लिखे फिर भी रैंक 3 है, कॉपी हमने देखा है। इतना घटिया लिखे हैं कि हम तो इस एग्जाम में हम लेंगे नहीं, लेकिन क्या रैंक है बिहार में? ऊपर का रैंक है, टॉप रैंक है। हम देख कॉपी मिली है, अभी कॉपी हमारे पास आई है 1-2। हमको तो आश्चर्य लगता है कि बिहार में कोई कंपटीशन नहीं है बीपीएससी में। जो लिखना सीख गया वो तो सीधे टॉपर है, समझ गए? तो कौन एग्जाम निकालना आसान है, दरोगा के डीएसपी? डीएसपी निकालना आसान है, वो लिखना कोई जान ही नहीं रहा है। हिस्ट्री खूब बढ़िया लिखता है, सब ऐसे भी काम लायक लिख रहा है, लेकिन जैसे जीएस पेपर 2 में जाता है कि सबकी हालत एकदम खराब है, सब बर्बाद है। ठीक है ना?